आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डीएलसीओ प्रिंसिपल। डीएलसीओ का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस तरह काम करता है। अब हम डीएलसीओ के वर्किंग प्रिंसिपल को समझें उससे पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि बेसिकली जो हमारी एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है वो किस तरह बनी होती है और उसमें डिफ्यूजन का वर्क कैसे होता है। इससे पहले एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन को समझने से पहले थोड़ी सी नज़र हम डालते हैं हमारे डबल सर्कुलेशन के मेथड पर कि जो हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होगा? सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? ब्लड का फ्लो, ब्लड फ्लो या ब्लड हमारी बॉडी में किस तरह सर्कुलेट कर रहा है, किस तरह से ब्लड हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में बह रहा है। तो ये दो तरीके से हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। सबसे पहले हम डीएलसीओ का एक जो बेसिक प्रिंसिपल है वो किस प्रिंसिपल पर डीएलसीओ काम करता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो डीएलसीओ बेसिकली क्या है? डीएलसीओ का मतलब होता है डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द लंग फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं? इसमें हम चेक करते हैं इस टेस्ट के थ्रू कि जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका डिफ्यूजन किस तरह हो रहा है हमारे लंग्स में कार्बन मोनोऑक्साइड का डिफ्यूजन किस तरीके से काम कर रहा है। अब इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है गैसियस एक्सचेंज अक्रॉस एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? गैसियस एक्सचेंज अक्रॉस एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन के एक्रॉस मतलब एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है वहाँ पर हमारा गैस का एक्सचेंज किस तरह हो रहा है उसी प्रिंसिपल पर, जिस तरह वहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है उसी प्रिंसिपल पर ये हमारा जो डीएलसीओ मेथड है, डीएलसीओ टेस्ट है वो काम करता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है। तो एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन हमारी किस तरह बनी होती है? एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन में हमारे पास में बेसिकली दो चीज़ें होती है। पहली हमारी क्या है? एल्वियोलाई, और दूसरी क्या रहेगी? हमारी कैपिलरी। नाम से क्लियर है। अब एल्वियोलाई क्या होती है? तो एल्वियोलाई क्या होती है? जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स में क्या होते हैं, जैसे जैसे हम लंग्स में अंदर जाते हैं जो हमारे लंग्स हैं वो क्या होते हैं, लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होती है? जो आपने अंगूर के गुच्छे देखे होंगे तो उसमें जो सिंगल अंगूर होता है ना उसे हम क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर एल्वियोलाई, और जो एक पूरा गुच्छा होगा उसे बोलेंगे एल्वियोलस। तो एल्वियोलाई बेसिकली क्या है? तो एल्वियोलाई हमारे लंग की वो यूनिट है जहां पर गैस का एक्सचेंज होता है। बेसिकली जो गैस के एक्सचेंज का काम हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? एल्वियोलाई में हो रहा है। बाकी जो पार्ट है लंग्स में, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स हैं, वो हमारे क्या कर रहे हैं? एयर को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, लंग्स तक लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। और एल्वियोलाई क्या कर रही है? ब्लड के साथ में हमारे जो ऑक्सीजन और CO2 है और अदर गैसेस है उनका क्या कर रही है? वहां पर एक्सचेंज कर रही है। तो एल्वियोलाई क्या रहेगी? तो एल्वियोलाई लंग में प्रेजेंट ऐसी यूनिट है, लंग्स की फंक्शनल यूनिट है जहां पे हमारी गैस का एक्सचेंज हो रहा है। गैस का एक्सचेंज हो रहा है मतलब ऑक्सीजन ब्लड को दी जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ रही है? वापस लौट कर हमारे पास एल्वियोलाई में आ रही है जहां से हम एक्सहेल कर देते हैं उसको। और कैपिलरी क्या होती है? तो कैपिलरी क्या होती है? एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी आर्टरीज या वेंस में, ठीक है। जो हमारी आर्टरीज से वेंस हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उनमें सबसे छोटी जो यूनिट रहेगी उसे बोला जाता है कैपिलरी, ठीक है। सबसे पहले क्या रहता है हमारे पास? देखो यहाँ से मैं एक बार बता देता हूँ। जो सबसे पहले हमारे पास आर्टरी रहेगी, आर्टरी कन्वर्ट होती है हमारे किसमें? आर्टेरियोल्स में, ठीक है। आर्टरी किसमें कन्वर्ट होती है? आर्टरी मतलब आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं आर्टेरियोल। आर्टेरियोल छोटा स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिलरी, ठीक है। कैपिलरी होती है। कैपिलरीज क्या बन जाएंगी फिर बाद में मिलकर? वेन्यूल्स बन जाएंगी, ठीक है। और वेन्यूल से बाद में मिलकर क्या बन जाएगी? हमारी एक वेन बन जाएगी। तो इस तरीके से आर्टरी सबसे बड़ा स्ट्रक्चर रहेगा। आर्टरी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होंगी जिन्हें बोला जाएगा आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स अल्टीमेटली कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। कैपिलरीज क्या बनाएंगी? वेन्यूल्स बनाएंगे और वेन्यूल्स अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाती है? हमारी एक बड़ी वेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पूरा हमारी जो स्ट्रक्चर जो हमारी वेसल्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, उनका इस तरीके से क्लासिफाइड होती हैं, इस तरीके से ये डिवाइड होती हैं। अब देखो जो कैपिलरीज हैं ये क्या करती हैं हमारी, जैसे हम क्या करेंगे, जो एल्वियोलाई है हमारी, एल्वियोलाई के पास में जो पर्टिकुलर एल्वियोलाई वहाँ पे क्या ढेर सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। अब कैपिलरीज में क्या है? हमारा ब्लड आ रहा है। और आर्टेरियोल्स में हमारे पास में जो हमारी कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज में हमारा क्या आ रहा है? बेसिकली कैपिलरीज में हमारे पास में आ रहा है ब्लड। और जो हमारी आर्टरी है, जो हमारी एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में क्या प्रेजेंट है? हमारी गैसेस या ऑक्सीजन बेसिकली प्रेजेंट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इनहेलेशन कर रहे हैं। इनहेलेशन के थ्रू क्या जा रही है? यहाँ पे गैसेस, या बेसिकली हम यहाँ पे ऑक्सीजन के टर्म में बात करेंगे, ठीक है। जहाँ पे गैसेस बोले हम ऑक्सीजन समझने, क्योंकि बेसिकली हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ही समझना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर एल्वियोलाई प्रेजेंट है और इसके पास में क्या प्रेजेंट है? हमारी कैपिलरी। कैसे प्रेजेंट होती है? जैसे मान लीजिए हमारी ढेर सारी एल्वियोलाई, जैसे हमारी एल्वियोलाई है ढेर सारी, तो ये पूरा का पूरा एक गुच्छा होता है। इसके ऊपर से पूरे में क्या होती है? हमारी कैपिलरी इससे क्या होती है? आसपास इसके चारों ओर सराउंड कर लेती है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी एल्वियोलाई हो जाएंगी और एल्वियोलाई को चारों तरफ से क्या करेंगी? जैसे ये यहाँ पे देख लो एक बार, इसको और मैं बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में क्या थी? ढेर सारी एल्वियोलाइज थी हमारे पास में ढेर सारी,
हमारी एल्वियोलाई का गुच्छा था इस तरीके से, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, तो यहाँ पे कैपिलरीज चारों ओर इसको सराउंड कर लेती है, यहाँ पे कैपिलरीज चारों तरफ से यहाँ पे कैपिलरीज इसके आसपास में इसको सराउंड कर रही है, घेर रही है इसे। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन बनती है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? फर्स्ट देखो, ये हमारी एल्वियोलाई है, तो ये एल्वियोलर एपिथेलियम है, सब जो अंदर दिखाई दे रही है। उसके बाहर क्या है, किसी भी एपिथेलियम में क्या होती है, उसकी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो उसे पोषण देने का काम करती है या सपोर्ट करती है। तो एल्वियोलर एपिथेलियम, सबसे पहले एल्वियोलाई है। एपिथेलियम मतलब वो सेल्स जिनसे वो मिलकर बनी हुई है, ठीक है। एपिथेलियम वाले लेक्चर्स में हम इसको देखेंगे एपिथेलियम्स क्या होती है। तो एल्वियोलर एपिथेलियम है। एल्वियोलर एपिथेलियम के बाहर आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर से, वो क्या है, उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसी तरह कैपिलरी है। कैपिलरी में क्या एक सिंगल लेयर होती है, कैपिलरी में सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है जिसे क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो अदर दो लेयर है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जो हमारी आर्टरी और वेन्स में होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो जो एंडोथेलियल लेयर है, सबसे अंदर की जो लेयर है एंडोथेलियल लेयर की भी क्या होती है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो इस तरीके से जो हमारी क्या है, एल्वियोलर एपिथेलियम, इसके अलावा क्या क्या प्रेजेंट है, हमारी एल्वियोलर एपिथेलियम, फिर इसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो माइन्यूट स्पेस है, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, इंटरस्टिशियम क्या बोलते हैं, जहां भी आपको कोई खाली स्पेस दिखेगा, बीच में खाली स्पेस दिखेगा, वहां पे उसको बोला जाएगा इंटरस्टिशियम। तो जो हमारी एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है वो किस किस से मिलकर बनी है, एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, हमारी कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो आपस में फ्यूज हो रही है, इनके बीच में क्या है, इंटरस्टिशियम स्पेस है। एल्वियोलाई में हमारी कौन सी सेल प्रेजेंट है, एल्वियोलर एपिथेलियम प्रेजेंट है, जबकि जो हमारी कैपिलरी है उसमें क्या प्रेजेंट है, हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके से तीन टाइप की हमारी बेसिकली देखा जाए तो सेल्स से मिलकर ये बनी हुई है। पहली सेल कौन सी है, हमारी एल्वियोलाई में प्रेजेंट है, एल्वियोलर एपिथेलियम। दूसरी सेल हमारी कौन सी है, कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है, एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स, कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स। और इन दोनों की जो मेम्ब्रेन है उसे क्या बोला जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो गई है, तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ से एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऊपर एल्वियोलर एपिथेलियम और ये नीचे क्या है, हमारा एंडोथेलियल सेल। तो ये तीनों सेल्स मिलकर यहाँ पे क्या बनाती है, एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। तो अब ये बात तो हो गई एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन की। अब बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट है, इन कैपिलरीज में क्या ऐसा होता है, हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। और एल्वियोलाई में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज होकर आ जाएगी कैपिलरी के पास में, और जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये डिफ्यूज होकर चली जाएगी हमारे पास में, कहाँ पे, एल्वियोलाई में। तो ये चीज़ हमें क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि डिफ्यूजन कैसे चलता है। जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाती है, एल्वियोलाई से हमारी एल्वियोलाई से हमारी जो आरबीसी बोले तो हमारी जो कैपिलरी है वहाँ पर जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कैपिलरी से कहाँ जाएगी, एल्वियोलाई में। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देंगे, लंग्स के थ्रू हम क्या कर देंगे, एक्सहेल आउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। चलो ये तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम छोटी सी चीज़ को समझते हैं, यहाँ पे जो होता है हमारा डबल सर्कुलेशन। क्योंकि यहाँ पे आके क्या हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये ब्लड यहाँ पे इम्प्योर आ रहा है या प्योर आ रहा है, ये कैसे हम क्लियर करें। तो देखो डबल सर्कुलेशन का मीनिंग क्या होता है, देखो डबल का मतलब क्या होता है, डबल का मतलब क्या होगा, दोहरा। सर्कुलेशन का मतलब क्या होगा, हमारा एक फ्लो, या सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, बहाव। तो बेसिकली हमारी जो बॉडी है, हमारा जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारी बॉडी है, बॉडी में हमारा जो ब्लड है वो एक दोहरे बहाव के रूप में है, मतलब दो तरीके से हमारा जो ब्लड है पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट हो रहा है या बह रहा है, इसे ही बेसिकली बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन में क्या होगा, एक तरफ हमारा प्योर ब्लड, एक तरफ हमारा कैसा रहता है, इम्प्योर ब्लड। तो इस तरीके से हमारा डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास तीन मेजर स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में होते हैं। सबसे पहले हमारे पास टिश्यू है, फिर हमारे पास में हार्ट टिश्यू, मतलब हमारी बॉडी में कहीं पर जहाँ पर भी हमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी वो टिश्यू, जैसे हाथ का टिश्यू, पैर का टिश्यू, हमारे माइंड का टिश्यू, हमारे हार्ट का टिश्यू, हमारे लंग्स का टिश्यू, कोई भी टिश्यू हो सकता है, ठीक है। टिश्यू हमारे पास में, टिश्यू क्या होता है, सेल्स का बेसिकली ग्रुप होता है। और सेल क्या होती है, एक हमारी यूनिट होती है हमारी, जैसे कि एक घर में क्या होता है, हमारा घर में एक कमरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टिश्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और जो घर में जो पर्टिकुलरली एक ईंट लगी हुई है उसे हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक टिश्यू होता है हमारा। सेकंड चीज़ है हार्ट हमारे पास, और तीसरी चीज़ हमारे पास लंग है। अब हमें समझना है डबल सर्कुलेशन को। डबल सर्कुलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा राइट साइड वाला हार्ट है, यहाँ पे हमें इम्प्योर ब्लड मिलता है। पूरा का पूरा जो राइट साइड वाला हार्ट है ये इम्प्योर ब्लड से भरा होता है, और लेफ्ट साइड वाला हार्ट है वो प्योर ब्लड से भरा होता है। इम्प्योर और प्योर ब्लड क्या होता है, ये बस टर्म से हमने यूज कर लिए। इम्प्योर ब्लड का मतलब रहेगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होगा कि ब्लड में हमारे पास ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, या ब्लड में हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। मतलब जहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बेसिकली बाउंड नहीं है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम है, उसे हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ध्यान रखना, इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, या क्या है हमारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है, डीऑक्सी ब्लड है, ठीक है, ध्यान रखना। और प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है हमारा, ऑक्सी ब्लड, मतलब जिस ब्लड में हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है।
ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम डबल सर्कुलेशन को क्या कन्फ्यूजिंग होता है डबल सर्कुलेशन, तो हम बस कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम सीधा स्टार्ट कर देते हैं हमारे राइट साइड के, जो हमारा राइट साइड का हार्ट है हम वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हार्ट में क्या 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को क्या बोला जाता है, एट्रियम बोला जाता है, और नीचे वाले 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये दोनों राइट साइड का एट्रियम है, लेफ्ट साइड का एट्रियम है, राइट साइड वाला वेंट्रिकल है और लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल है। तो राइट साइड में पूरा कैसा हमारा इम्प्योर या डीऑक्सी ब्लड प्रेजेंट है। तो अब क्या हुआ, देखो यहाँ से हम समझते हैं, समझ लीजिए हमारी बॉडी का जो पूरा ब्लड है, जो हमारी पूरी बॉडी है, वहाँ पे हमारा जो इम्प्योर ब्लड प्रेजेंट था, ठीक है। इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी, वो सारा का सारा ब्लड हमारा क्या होता है, जो हमारी सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू, ये देखो ये हमारी वेना कावा थी, यहाँ पे मत देखो ये भूल जाओ, बस ये ध्यान रखो कि जो राइट साइड का हार्ट है वो हमारा, वहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेना कावा है हमारी सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू सारी बॉडी से ऊपर और पूरी नीचे बॉडी में जहाँ पे भी हमारा डीऑक्सी ब्लड था, वो कहाँ आ रहा है, हमारा राइट साइड के हार्ट में आ गया। अब राइट साइड के हार्ट में आ गया, पहले राइट एट्रियम में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में आया। अब क्या होगा, देखो इस ब्लड में क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारे लिए नीडेड नहीं है, हमारे लिए क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, ऊर्जा के उत्पादन के लिए, एनर्जी के प्रोडक्शंस के लिए। तो अभी एटीपी हमारे पास में, एटीपी बेसिकली ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे बॉडी में, एटीपी, ठीक है। तो एटीपी कैसे प्रोड्यूस होगी, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ब्लड को ऑक्सीजनेट करना पड़ेगा। ब्लड को ऑक्सीजन जनरेट करना पड़ेगा मतलब जो हमारा ब्लड है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होनी चाहिए बेसिकली। तो अब इस डीऑक्सी ब्लड को हम क्या करेंगे, अब तो हमारी बॉडी में ये साफ सफाई का काम या ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है, हमारे लंग्स या फेफड़े। तो हमारे यहाँ से लंग्स का एक फंक्शन क्या है कि ये ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हैं। अब ऑक्सीजनेशन का काम कौन करेगा, हमारे लंग्स करेंगे। कैसे होगा ऑक्सीजनेशन, अब यही जो प्रोसेस है ना, इसी को हमने यहाँ पे समझा था। तो देखो जो हमारा पूरा डीऑक्सी ब्लड था, इम्प्योर ब्लड था, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ध्यान रखना आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है, हमारा लंग्स के पास आ जाता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो हमारा पूरा बॉडी का डीऑक्सी ब्लड था, जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी या CO2 ज़्यादा क्वांटिटी में थी, ये सारा का सारा ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल कहाँ पंप कर देता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को दे देता है, ठीक है। कौन से, हमारे जो लंग्स है ना, लंग्स के पास में ये पहुंच जाता है। अब लंग्स में क्या होता है, लंग्स में ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये फर्दर डिवाइड होती जाती है, ठीक है, डिवाइड होगी, डिवाइड होते होते अल्टीमेटली क्या बन जाएगी। अब देखो लंग्स में ऐसा तो नहीं है कि इतनी मोटी पल्मोनरी आर्टरी पूरी की पूरी अंदर चली जाएगी, क्या होगा, ये धीरे धीरे करके डिवाइड होती जाएगी, डिवाइड होते होते क्या करेगी, ये अल्टीमेटली कैपिलरीज में आ जाएगी। ये जो काम हो रहा है ना, ये यहाँ पे हो रहा है, देखो ये क्या हुआ हमारे पास में, ये पल्मोनरी आर्टरी आई, लंग्स के अंदर गई और कैपिलरीज के पास में ये कहाँ पे, एल्वियोलाई के पास में पहुंच के कैपिलरी में डिवाइड हो गई। अब ये जो ब्लड आ रहा था कैसा था, डीऑक्सी ब्लड था। डीऑक्सी ब्लड मतलब इसमें CO2 ज़्यादा था। अब क्या हुआ हमारे लंग्स में बेसिकली लंग्स ने हमारा क्या किया, हमने ऑक्सीजन इनहेल किया, हमने गहरी सांस अंदर भरी, हमने सांस अंदर ली, टाइडल वॉल्यूम पे जैसे भी हमने सांस अंदर ली तो क्या हुआ, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में गई। अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है हमारी एल्वियोलाई में, और यहाँ पे CO2 ज़्यादा होता है हमारी कैपिलरी में। तो जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होकर कहाँ आ जाती है, हमारी जो हमारा कैपिलरी है वहाँ पे आ जाता है, और जो हमारा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या चला जाता है हमारा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ ज़्यादा होता है और यहाँ पे कम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डिफ्यूज करके एल्वियोलाई में चली जाती है, और एल्वियोलाई से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। और ऑक्सीजन यहाँ आके क्या करती है, हमारी जो कैपिलरी है इसमें क्या करती है, ये हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है, प्लाज्मा में घुल जाती है और इस तरीके से क्या करती है, सर्कुलेट करती है। अब ये कैपिलरी बाद में क्या करेंगी, कैपिलरी बाद में मिलकर वेन्यूल्स बनाएंगी और अल्टीमेटली वेन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कौन सा है हमारे पास, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास अभी कौन सा ब्लड है यहाँ पे, अभी तक हम यहाँ से कौन सा ब्लड लाए थे, डीऑक्सी इम्प्योर ब्लड लाए थे, लंग्स में आया, ये कैपिलरीज के थ्रू कहाँ पहुंचा, हमारा एल्वियोलाई से पहुंचा, एल्वियोलाई ने क्या किया, उसको इम्प्योर से क्या कर दिया, प्योर कर दिया, उसको ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजनेटेड कर दिया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा क्या होगा, लंग्स से बाहर निकलेगा। अब लंग्स में तो रख नहीं सकते, इसको पूरी बॉडी को देना है हमें। तो जो पल्मोनरी वेन है, देखो यहाँ पे वेन क्या कर रही है, शुद्ध रक्त को, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम कर रही है। पल्मोनरी वेन क्या करेगी, पल्मोनरी वेन क्या करती है, इसको ले जाके अपने पास में आती है, लेफ्ट साइड वाला जो हमारा हार्ट होता है उसमें लेफ्ट साइड के जो हमारा एट्रियम होता है उसमें आके ये खुल जाती है पल्मोनरी वेन। और कैसा ब्लड है ये, हमारा प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये क्या जाता है, हमारा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, अब आप बोलोगे कि ये लंग्स हार्ट में क्यों आया, डायरेक्टली हम इसको बॉडी में पूरी भेज देते क्योंकि शुद्ध तो है ही, लेकिन क्या इतना प्रेशर नहीं होता है हमारे पास में, जो हमारा लंग्स है उनके पास तो ऐसा कुछ है नहीं है कि वो कोई कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कर रहे हैं तो उनसे प्रेशर जनरेट होकर पूरी बॉडी में फैल जाए। तो हमारे हार्ट में पहुंचता है ताकि हार्ट क्या करे, प्रेशर जनरेट करे, जिससे पूरी बॉडी में हम उस ब्लड को सर्कुलेट कर सकें। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया हमारा प्योर ब्लड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल
क्या करेगा, यहाँ से जो हमारी सिस्टेमिक आयोटा है, सिस्टेमिक आयोटा के थ्रू कहाँ पहुँचा देगा, टिश्यूज़ तक, मतलब सारी बॉडी में पहुँचा देगा। कहाँ पहुँच जाएगा, हमारा टिश्यूज़ तक ये सिस्टेमिक आयोटा के थ्रू पहुँच जाएगा। और इसमें कौन सा हमारा ऑक्सी ब्लड है, मतलब यहाँ पे प्योर ब्लड हमारा जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो हमारे पास में जा रहा है। अब टिश्यू के पास जाके क्या हो जाएगा, ये ब्लड फिर से क्या हो जाएगा, डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा। क्या होगा, जो टिश्यूज़ है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को, जो CO2 होती है उसे क्या कर देंगे, हमारे पास ब्लड वेसल को दे देंगे, और जो ऑक्सीजन है वो लेके अपने पास में यूज कर लेंगे। अब आप बोलोगे कि भाई ये CO2 आखिर आ कहाँ से रही है, ठीक है, माइंड में क्वेश्चन आता है हमारे कि बॉडी में आखिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हो कैसे रहा है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि हम लगातार क्या करते हैं, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन का तो समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, लेकिन ये CO2 कहाँ से बन रही है बॉडी में, और आखिर ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, जो इतनी सारी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सांस लेना आखिर जरूरी क्यों है। तो देखो क्या होता है, जो हमारे टिश्यू हैं, हम क्या करते हैं, जब भी खाना खाते हैं, ठीक है, हम जब भी हम अपने फूड को इंगल्फ करते हैं तो फूड में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे पास में, कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे पास में ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो अब क्या होता है, जो ये हमारा फूड है, जो हमने खाना खाया, इसका क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे टिश्यू होते हैं, टिश्यू मतलब जहाँ पे भी हम बॉडी में जो हमारे ऑर्गन्स वगैरह हैं उनमें जो हमारे पास में स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ऑर्गन्स को बनाने वाला बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे टिश्यूज बोला जाता है उन्हें। तो जहाँ पे भी हमारे पास में बॉडी में क्या होता है, जो हमारे पास में ऊर्जा की जरूरत होती है, जैसे कि हमारा माइंड है, वर्क करने के लिए ऊर्जा लग रही है, हाथों को हम उठा रहे हैं तो यहाँ पे ATP खर्च हो रही है, क्या बोलते हैं, ऊर्जा को ATP बोलते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, ये फूड जो होता है हमारे टिश्यूज में जाके अल्टीमेटली जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में जैसे मान लीजिए कन्वर्ट हुआ। अब ये ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, जो हमारा फूड होता है, फूड हमारा जब टिश्यूज पे पहुंचता है, जो हमारे टिश्यू है, सेल है, वहां पे पहुंचता है या ऑर्गन पे पहुंचता है, तो वहां पे क्या करता है, जो हमने ऑक्सीजन ली है, इस ऑक्सीजन का उपयोग करके ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज होता है, तो इससे क्या प्रोड्यूस होती है हमारी ATP, ठीक है, ATP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से प्रोड्यूस होती है। समझ आया आपकी, ऑक्सीजन और CO2 क्यों जरूरी है, CO2 तो नहीं, बेसिकली ऑक्सीजन क्यों जरूरी है। जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, उससे ऑक्सीजन कहाँ पहुंच रही है, हमारी टिश्यूज के पास में। टिश्यू मतलब जो हमारे सेल में, यहाँ पे हमारे पास ऑर्गन्स प्रेजेंट है बॉडी में, ऑर्गन्स के पास में पहुंच रही है O2 पहुंच रही है। और ये O2 क्या करती है, जो हमारा फूड है, जो हम खाना इनगल्फ कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इस फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इस फूड के ऑक्सीडेशन से क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होती है, और क्या क्या यहाँ पे जनरेट होता है, इसके बाद में जनरेट होती है हमारी एनर्जी और CO2। तो अब समझ में आया कि ऑक्सीजन की क्या नीड है। तो ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, जो हमारे टिश्यू है वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी बना रहा है, इसी एनर्जी से हमारी पूरी बॉडी काम कर रही है। अगर ये ना हो तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास में क्या होता है, ऑक्सीजन की नीड क्या है हमारी, हम सांस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए। इस ऑक्सीजन से क्या होगा, फूड ऑक्सीडाइज होगा, और इसी फूड के ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, ऊर्जा बनेगी, जिससे हमारी बॉडी काम करेगी। अब ये तो ठीक है भाई, ऑक्सीजन का तो तुमने यूज कर लिया, लेकिन दिक्कत क्या हुई यहाँ पे, बाई प्रोडक्ट के रूप में। अब देखो, जब भी हम देखा होगा हमने, अब जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो थोड़ा बहुत कचरा तो बनता है साथ साथ में। तो बेसिकली वही जो कचरा होता है, जैसे हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, वही बाई प्रोडक्ट हमारा फूड के ऑक्सीडेशन का क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब समझ में आया कि बॉडी में CO2 आखिर बन क्यों रही है। निकाल तो हम बाहर कंटिन्यूसली रहे हैं एक्सहेलेशन के, तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, आपने सुना होगा। लेकिन हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ये बन कहाँ पे रही है। तो जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है टिश्यूज में, बॉडी में फूड का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारी क्या प्रोड्यूस होती है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे बनती है। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या ATP जब बनती है तो उसके साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक बाई प्रोडक्ट मतलब कि जो वेस्ट के रूप में हमारे बन रहा है, ठीक है। ऊर्जा चाहिए, लेकिन साथ साथ में हमारे पास CO2 भी बनेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि अब CO2 क्या होती है, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है, ठीक है। हम CO2 को अपनी बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि ये बॉडी टिश्यूज को नुकसान पहुंचाती है, वहाँ पे इसे जनरेट करती है। तो अब इस CO2 को हम क्या करेंगे, अब इस CO2 को हम बाहर निकाल देंगे। अब ऐसा तो बॉडी तो हमारी पूरी तरीके से पैक है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि CO2 अपने आप बाहर निकल जाएगी। तो अपने आप बाहर नहीं निकलेगी तो हम क्या करते हैं, उसका एक्सहेलेशन करते हैं। तो अब ये CO2 बाहर कैसे निकलेगी, जैसे हमने ऑक्सीजन ली है, तो ये CO2 है, यहाँ पे जो टिश्यू में CO2 बनी है, अब क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, इसके पास में ऑक्सीजन थी, यहाँ पे दोनों में एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी ब्लड के पास पहुंच जाएगी, और ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी, टिश्यूज के पास में। फिर से टिश्यूज का यूज करेंगे और CO2 जनरेट करेंगे।
अब ये CO2 कहाँ आ गई, ब्लड में। अब जैसे ही CO2 ब्लड में आई तो ब्लड हमारा फिर से कैसा हो गया, इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड हुआ तो फिर से क्या हुआ, हमारा सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा ने इसको राइट साइड के हार्ट में पहुंचा दिया, फिर से लंग में पहुंचेगा और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो ये हमारा डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन में बेसिकली क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास में जो हमारा हार्ट था तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, डीऑक्सी ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, उसे इकट्ठा करके सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा ने कहाँ डाल दिया, राइट साइड के हार्ट में। अब राइट साइड के हार्ट ने इसको कहाँ पंप कर दिया, हमारे लंग्स के पास में। कैसा ब्लड था ये, डीऑक्सी ब्लड। डीऑक्सी ब्लड का मतलब इसके पास में CO2 ज़्यादा क्वांटिटी में थी और ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी इसमें। अब हमारे लंग्स क्या करेंगे, जो हमने ऑक्सीजन ली है, इस ऑक्सीजन को जैसे हमने सांस ली है, सांस लेने में जो हमारी ऑक्सीजन गई है, इस ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे हमारे लंग्स यहाँ पे एल्वियोलाई के थ्रू क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे, जो ऑक्सीजन एल्वियोलाई के पास थी वो ये ब्लड को दे देंगे, और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के पास थी वो ये एल्वियोलाई को दे देंगे। तो ये प्रोसेस बोली जाती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो रहा है हमारा, ये प्रोसेस से क्या हो जाता है, हमारा ब्लड प्योर हो जाता है या ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब जैसे ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम क्या कर देंगे, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट साइड के हार्ट में पहुंचा देंगे, और ये लेफ्ट हार्ट हमारा क्या करेगा, ब्लड को पंप करके पहुंचा देगा सिस्टेमिक आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में या टिश्यूज के पास में। टिश्यू में फिर क्या होगा, CO2 टिश्यूज में क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीजन जैसे हम यहाँ पे ब्लड में क्या लेके आए, ऑक्सीजन लेके आए ना, प्योर ब्लड था, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, फूड के साथ में इंटरेक्शन करेगी और उसका क्या कर देगी, वहाँ पे एनर्जी जनरेट करेगी, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। एनर्जी का हम यूज कर लेंगे पूरी बॉडी में जहाँ भी हमें नीड है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो इसमें एनर्जी लग रही है, तो ये भी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, फूड के ऑक्सीडेशन के थ्रू। ठीक है, माउथ जो हमारी माउथ है हमारा, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है इनमें क्या हो रहा होगा, जो हमारी ATP का यहाँ पे यूज हो रहा होगा। CO2 जो हमारी बॉडी में टिश्यूज में प्रोड्यूस हुई, ये क्या करेगी, हमारी सारी की सारी CO2 को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे ब्लड में, और ब्लड के थ्रू ये फिर से हमारे हार्ट में जाएगी और हार्ट इसको लंग्स के पास भेज देंगे फिर से साफ होने के लिए। तो ये हमारा बेसिक होता है क्या, डबल सर्कुलेशन। आई होप डबल सर्कुलेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन भी आपको समझ आ गई। एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन में क्या होता है, एल्वियोलाई है, उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो एल्वियोलाई क्या करती है, ऑक्सीजन को दे देती है अपनी कैपिलरी को, और कैपिलरी जो CO2 प्रेजेंट होती है वो दे देती है हमारी एल्वियोलाई को। तो इस तरीके से एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब ये किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है हमारी एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, तो एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन हमारी बनी होती है, सबसे पहले हमारी होती है एल्वियोलर एपिथेलियम, सेकंड है हमारी कैपिलरी एंडोथेलियम, और दोनों के बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस तरह 3 सेल से बनी है, एल्वियोलर एपिथेलियम से, एंडोथेलियल सेल से और बेसमेंट मेम्ब्रेन से। तो ये हमारी होती है एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। अब आपको ये जो लॉ दिखाई दे रहा है ना, तो आपको समझ में आएगा जो मैंने थंबनेल डाला है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये जो हमारा DLCO है वो किस बेसिस पे काम कर रहा है, हमारा एक छलनी के सिद्धांत पर काम कर रहा है बेसिकली देखा है। मतलब समझने के लिए अगर देखा जाए तो हमारे जो सीब होती है उसी की तरह क्या होता है, उसमें से भी क्या होता है, एक्सचेंज होता है ना, उसमें से भी अपन क्या करते हैं, पानी या कोई जो चीज़ होगी जो आवश्यक होगी वो नीचे निकल जाती है, जो हमें चाहिए होती है, या फिर जो खराब होती है वो नीचे निकल जाती है, बाकी का ऊपर बचा रह जाता है। उसी तरीके से हमारा यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो देखो ये तो हमारा हो गया डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन के बाद में हम यहाँ पर देखते हैं हमारा फिक्स लॉ। अब फिक्स लॉ क्या होता है, अगर आपने DLCO को पढ़ा है, DLCO को समझा है, और आपको देखो तो अब हम आपने आई होप ये आपको समझ में हो गया होगा कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। अब डबल सर्कुलेशन के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अपने फिक्स लॉ की तरफ चलते हैं। ठीक है, फिक्स या फ्रिक्स लॉ हमारे पास में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, क्योंकि यही आपको DLCO का जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है, उसको आपको एक्सप्लेन करेगा। तो देखो अब फिक्स लॉ क्या होता है भाई, तो बेसिकली अब हम देखते हैं फिक्स लॉ को, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिक्स लॉ हमारा बोलता है कि जो गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे KA डेल्टा P बाई T के। अब आपको एक ही चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास में क्या लगा हुआ है, एक छलनी लगी हुई है, एक सॉ लगी हुई है। अब क्या होता है कि डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब गैस क्या हो रही है, आर पार हो रही है। अब किसी वजह से मान लीजिए इस छलनी का क्या हो जाए, किसी भी वजह से क्या हो जाए, इस छलनी का एरिया बढ़ जाए। मतलब पहले हमारे पास में क्या इतनी बड़ी छलनी थी, या मान लीजिए पहले हमारे पास में 2 मीटर की एक छलनी थी, हमारे पास में 10 मीटर की एक छलनी हो जाए, तो क्या होगा, पहले जो गैस का एक्सचेंज हो रहा था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए इसकी जो गैस जो एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पे, ये जो छलनी है इसकी पोर्स क्या हो जाए, बिल्कुल बारीक, पहले क्या था अच्छे से पोर्स प्रेजेंट थे इसमें, अब क्या हो गया वहाँ पे कुछ किसी वजह से वहाँ पे मोटाई आ गई। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा था वो क्या होगा, प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं
सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक हमारा लॉ होता है फिजिक्स में जिसे हम बोला जाता है फिक्स लॉ, ठीक है, फिक्स लॉ या फ्रिक्स लॉ। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा डीएलसीओ में बेसिकली किस तरीके से गैस का डिफ्यूजन होगा और कौन कौन से फैक्टर उसे अफेक्टेड करेंगे उसके बारे में हमें ये जानकारी देता है। तो वीजी मतलब गैस का वॉल्यूम, वीजी क्या है हमारा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज मतलब गैस का वो वॉल्यूम जो डिफ्यूज्ड हुआ है, गैस का वॉल्यूम डिफ्यूज्ड हुआ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप बताओ गैस अगर कहीं पे ट्रांसफर हो रही है, डिफ्यूजन हो रहा है, तो डिफ्यूजन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितनी ज़्यादा मोटी छलनी होगी उतना नुकसानदायक रहेगा, उतना कम गैस निकलेगी। तो किस जो अपना छलनी है या जो हमारी एल्वियुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब उल्टा होगा, जितनी ज़्यादा थिकनेस जितनी ज़्यादा मोटाई उतना ही कम क्या होगा वहाँ पे गैस का वॉल्यूम एक्सचेंज होगा। उसी तरह अगर इसका एरिया बढ़ जाएगा तो हमारा डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। तो इसी तरह तो क्या होता है हमारा फिक्स कांस्टेंट होता है, ये चीज़ तो हमारे पास में कांस्टेंट रहती है। ये हमारे पास में क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, ये रिप्रेजेंट कर रही है एरिया ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। क्या है हमारा एरिया एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन का। तो हमें यहाँ से वैसे भी हमें समझ में आ रहा था कि जितना ज़्यादा एरिया होगा, जितनी बड़ी हमारी छलनी होगी उतना ज़्यादा वहाँ से कोई भी चीज़ छनेगी आराम से। तो उसी तरीके से हमारा जितनी ज़्यादा हमारे पास में एरिया प्रेजेंट होगा, जितनी ज़्यादा हमारे पास में एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन का एरिया प्रेजेंट होगा, उतनी ज़्यादा हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में गैस का वॉल्यूम ट्रांसफर होगा, गैस का वॉल्यूम डिफ्यूज होगा। डेल्टा पी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये भी समझाना पड़ेगा, मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। वैसे आपने केमिस्ट्री में से पढ़ा होगा, पार्शियल प्रेशर का बेसिकली मतलब होता है कि एक गैस के पर्टिकुलर वॉल्यूम, किसी गैस के पर्टिकुलर मिक्सचर में प्रेजेंट एक पर्टिकुलर गैस का जो अमाउंट होता है उसे हम पार्शियल प्रेशर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए पार्शियल प्रेशर क्या, जैसे बहुत सारी गैस का मिक्सचर, जैसे हमने एयर को इनहेल किया, तो एयर को इनहेल किया तो ऐसा तो है नहीं है कि हमारे पास ऐसा फिल्टर है कि ऑक्सीजन पहुंच रही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है उसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, और कई गैसेस अमोनिया मीथेन वगैरह भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी में प्रेजेंट हो सकती है। तो जो गैस का पूरा मिक्सर है उसमें पर्टिकुलर जो गैस हमारी ऑक्सीजन है या पर्टिकुलर कोई भी जो गैस है हमारे पास में वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे हम पार्शियल प्रेशर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब गैस का पर्टिकुलर गैस के मिक्सचर में एक गैस का कितना प्रेशर है उसे हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि कोई गैस कितनी ज़्यादा, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर है उतनी ज़्यादा उस गैस की क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक गैस का मिक्सचर है, इसमें हमारे पास में एलबीएस में, इसका एलबीएस तो बेड में हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो, जैसे कि एक गैस है हमारे पास में, गैस के मिक्सचर में हमारे पास कई गैसें प्रेजेंट है, तो उसमें जितना ज़्यादा जिस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा वो गैस उतनी ज़्यादा उस मिक्सचर में प्रेजेंट होगी, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, चारों गैसें प्रेजेंट है। तो मान लीजिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 50% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे 50% से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। बेसिक समझो कि पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा वो गैस वहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो जो हमारा बीजी, अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो देखो डिफ्यूजन हमेशा कहाँ होता है, ज़्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर की ओर। मतलब ज़्यादा पार्शियल प्रेशर मतलब ज़्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी की ओर। जनरल सी बात है ना यार, खिंचाव कहाँ पे होगा, जहाँ पे कम होगा वहाँ पे ऊपर से कम की ओर जाएगा, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी होगी वहाँ से कम क्वांटिटी की ओर जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ना कि हम डिफ्यूजन वाली कंडीशंस को कहीं कहीं पर देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी होती है वहाँ से कम क्वांटिटी की ओर में मूव करता है, जहाँ ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा वहाँ पे कम पार्शियल प्रेशर की ओर जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो फिक्स लॉ हमें क्या बताता है कि हमारा डीएलसीओ या हमारे जो गैस का डिफ्यूजन हो रहा है, जो हमारी गैस डिफ्यूज हो रही है पर्टिकुलरली, या ऑक्सीजन जो हमारी डिफ्यूज हो रही है, सॉरी, वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्टेड करेंगे। ये बहुत अच्छा है, अगर आपने ये चीज़ को समझ लिया ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि डीएलसीओ कहाँ पे घटता है, डीएलसीओ कहाँ पे बढ़ता है, कौन सी डिसीज में डीएलसीओ घटेगा, कौन सी डिसीज में डीएलसीओ घटेगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फिक्स लॉ या फ्रिक्स लॉ, जिसमें क्या बताया गया है, वीजी इक्वल टू के ए डेल्टा पी वाई टी। वीजी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज, गैस का वो वॉल्यूम जो एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज हो रहा है, हमारे लंग्स से डिफ्यूज होकर ब्लड में जा रहा है, हमारे ब्लड से डिफ्यूज होकर लंग्स में आ रहा है। तो ये जो हमारा वीजी है, गैस का वॉल्यूम है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, के है हमारा कांस्टेंट है, इसको हटा दो, फिक्स कांस्टेंट को हम बात करेंगे ए मतलब क्या है हमारा, एरिया ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन या एरिया अवेलेबल फॉर डिफ्यूजन। जितना ज़्यादा एरिया अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, जितनी ज़्यादा बड़ी छलनी होगी उतना ज़्यादा उसमें से छाना जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि डीएलसीयू किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया की। एरिया मतलब एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन का जो एरिया है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वजह से एल्वियोलाई में कोई डैमेज हो जाए और ये सरफेस एरिया घट जाए,
ठीक है, एल्ब्यूलाई पे चक गई, कुछ हुआ, एल्ब्यूलाई में कोई टूट फूट हो गया और ये वाला जो सरफेस एरिया है एल्ब्यूलर कैपिलरी मेम्ब्रेन का, यहाँ पे कोई दिक्कत आ जाए, यहाँ पे कोई टूट फूट हो जाए, ये सरफेस एरिया घट जाए, तो क्या हो जाएगा हमारा DLCO डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। DLCO कब डिक्रीज होगा कि अगर किसी वजह से क्या हो जाए, हमारा जो सरफेस एरिया है जहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रही है वो कम हो जाए, एल्ब्यूलाई में कोई टूट फूट हो जाए, एम्फाइसेमा जैसी कंडीशन हो जाए, कोई पस वगैरह भर जाए, ऐसी कोई कंडीशन हो जाए, जो एरिया है वो कम हो जाएगा। एरिया कम हो जाएगा मतलब हमारा DLCO भी कम हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। ऐसी कोई कंडीशन जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर डिफरेंस हमारा, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस में क्या हो रहा है, फर्क आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन की वजह से भी क्या हो जाएगा, जो हमारा VG है, VG क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर डिफरेंस के। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस मतलब यहाँ पे और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या डिफरेंस, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है। जितना ज़्यादा इस प्रेशर में डिफरेंस होगा, मतलब जितना कम ज़्यादा का यहाँ पे फर्क होगा, जितना यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, जितना कम यहाँ पे ऑक्सीजन होगी, उतनी तेज़ी से ऑक्सीजन ट्रांसफर होगी। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, हमारा पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंस रहेगा, उतना ज़्यादा गैस हमारे पास आसानी से ट्रांसफर हो पाएगी। अब तीसरी चीज़ हमारे पास में आती है वो है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। टी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो थिकनेस क्या करेगी हमारी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखा है ना, VG क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी के। तो जो गैस का वॉल्यूम जो हमारा डिफ्यूज हो रहा है वो थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर किसी वजह से ये मेम्ब्रेन थिक हो जाए, यहाँ पे मोटी हो जाए मेम्ब्रेन, तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन कम हो जाएगा। यही तो ये बता रहा है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से एल्ब्यूलर कैपिलरी मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़े, थिकनेस कब बढ़ेगी, जब फाइब्रोसिस होगी, कोई रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होता है, थिकनेस बढ़ जाती है, ठीक है, मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ जाएगी। कोई फाइब्रोटिक डिसऑर्डर हो गया अगर पेशेंट को, तो अगर किसी वजह से थिकनेस बढ़ जाती है, थिकनेस बढ़ जाती है किसी एल्ब्यूलर कैपिलरी मेम्ब्रेन्स में, या डिफ्यूजन सरफेस जहाँ पे वहाँ पे थिकनेस बढ़ रही है, तो हमारा DLCO क्या हो जाएगा उस कंडीशंस में, DLCO हमारे केस में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो देखो एक बार और समझ लो, जो DLCO है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, गैसियस एक्सचेंज अक्रॉस एल्ब्यूलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। एल्ब्यूलर कैपिलरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो डिफ्यूजन हो रहा है उसी के सिद्धांत पर बेसिकली हमारा DLCO काम करता है। जितना अच्छा डिफ्यूजन होगा उतने अच्छे हमारे लंग्स प्रॉपरली काम कर पाएंगे, जितना कम डिफ्यूजन होगा उतना ही हमारी बॉडी के लिए वो हानिकारक रहेगा। तो देखो अब ये हमने यहाँ से इसको हमने समझ लिया, ये हमारी एल्ब्यूलर कैपिलरी मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे गैस का डिफ्यूजन हो रहा था। इसके अलावा हमने इसको फिक्स लॉ की मदद से समझना चाहा। तो फिक्स लॉ हमारा बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज VG एज इक्वल टू KA डेल्टा P बाई T। अभी डेल्टा का साइन तो जानते हो ना, डेल्टा क्या देता है, चेंजेस को देता है, ठीक है, किसी चीज़ में। तो KA डेल्टा P बाई T, K का मतलब क्या है यहाँ पे, K तो ये कांस्टेंट है, तो इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे, ठीक है, ये बाद में आएगा अपना जब हम इसके इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे तब। A का मतलब होता है हमारा क्या, एरिया ऑफ एल्ब्यूलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। इसका मतलब वो एरिया जहाँ से गैस एक्सचेंज हो रही है। अब जितना बड़ा एरिया होगा उतना आसानी से एक्सचेंज हो पाएंगी, इसलिए तो हमारे पास ऐसा क्यों किया है, कितनी सारी 200 से 300 मिलियन एल्ब्यूलाई बना दी लंग्स के अंदर, खोखले नहीं देते लंग्स को, लंग्स से ट्रांसफर होता रहता। क्या हुआ है, जो हमारा एल्ब्यूलाई, जब इतनी सारी एल्ब्यूलाई बनी है ना, तो उससे हमारा जो सरफेस एरिया था गैस एक्सचेंज के लिए बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा एरिया क्या हो गया है हमारे पास में बढ़ गया है, ठीक है। एक जो नेट होता है ना हमारा, जो ग्राउंड नेट होता है ना, जो हमारा टेनिस नेट होता है, उसके बराबर उसकी जो लेंथ होती है ना, उसकी लेंथ के बराबर इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर वहाँ पे मतलब प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स के अंदर एल्ब्यूलाइज के फॉर्म में। इतना ज़्यादा सरफेस एरिया हमारे पास में प्रेजेंट है, सोचो कितना वास्ट एरिया हमारे पास में प्रेजेंट है। तो अगर किसी भी वजह से, तो ये बेसिकली VG क्या है हमारा, यही हमारा DLCO है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज, वॉल्यूम गैस का वो वॉल्यूम जो डिफ्यूज हो रहा है, इसी को तो हम DLCO बोलते हैं, जैसे हमने पढ़ा। DLCO क्या है, डिफ्यूजन ऑफ द लंग, डिफ्यूजन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड अक्रॉस लंग, या डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द लंग्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो DLCO क्या होगा, अगर किसी वजह से एरिया ऑफ एल्ब्यूलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, एल्ब्यूलर कैपिलरी मेम्ब्रेन का अगर जो एरिया है हमारा, यहाँ पे जो एरिया है जहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, अगर ये किसी वजह से ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब क्या रहेगा हमारा, या नॉर्मल रहता है, तो उस कंडीशन में DLCO हमारा इंक्रीज रहेगा या नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर ये एरिया घट जाता है तो हमारा DLCO भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी कंडीशन पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, तो अगर किसी वजह से पार्शियल प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज होता है तो DLCO भी इंक्रीज होगा, और अगर डिक्रीज होता है तो DLCO भी डिक्रीज होगा। अब थिकनेस के क्या है हमारा, T फॉर थिकनेस, थिकनेस के क्या है हमारा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब थिकनेस के उल्टे काम करेगा, थिकनेस बढ़ेगी तो ये घटेगा। अब थिकनेस क्या होगा, तो एल्ब्यूलर कैपिलरी मेम्ब्रेन अगर थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, तो यहाँ पे डिफ्यूजन कम हो जाएगा, तो डिफ्यूजन कम होगा मतलब DLCO कम होगा। तो यही हमारा यहाँ पे बोला जा रहा है कि DLCO है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ द एल्ब्यूलर कैपिलरी मेम्ब्रेन के। तो तीन फैक्टर पे हम ध्यान देंगे, एरिया ऑफ द एल्ब्यूलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, या एरिया अवेलेबल फॉर डिफ्यूजन, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, और थिकनेस ऑफ द एल्ब्यूलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। इसी से हमारा पूरा DLCO काम करता है, इसी प्रिंसिपल पे हमारा पूरा DLCO काम करता है।